हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ विजय और मैं हूँ आदित्य। हमारे चैनल एडीविज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद का थर्ड डे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे रूस में निरंकुश शासन का अंत हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निरंकुश शासन के अंत के बाद रूस में कैसे सरकार का गठन हुआ। सर्वप्रथम लोआब के नेतृत्व में बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ। बुजुर्गा पूंजीपति वर्ग को ही कहते हैं, परंतु उससे वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी। उन्हें केवल राजनीतिक आजादी ही नहीं परंतु सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहिए था, जिससे बुजुर्गा सरकार असफल रही और गिर गई। इसके बाद दोस्तों केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादी सरकार का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में एक जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार का गठन करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, संवैधानिक तरीके से भूमि की समस्या को सुलझाना, ये सभी उसके उद्देश्य थे। परंतु रूस की सबसे बड़ी पार्टी जो थी बोल्शेविक दल, उन्होंने इस सरकार को नहीं स्वीकारा। दोस्तों, अब यहाँ से रूस की मेन क्रांति स्टार्ट होती है। रूस की क्रांति में लेनिन का आगमन हुआ। इससे पहले वो जारशाही शासन में देश से निर्वासित कर दिया गया था, जिसके कारण वह स्विट्जरलैंड में रहता था। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो वो जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। जब वो 1917 में पेट्रोग्राद पहुंचा तो वहां की जनता का उत्साह और बढ़ गया। उसने कहा, अभी क्रांति संपन्न नहीं है, देश को एक और क्रांति की आवश्यकता है। इसके साथ साथ उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ उसने 3 नारे भी लगाए, भूमि, शांति और रोटी। इसके बाद लेनिन ने बल प्रयोग के द्वारा केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि जनता और सेना दोनों उसके साथ थी। बाद में 7 नवंबर 1917 ईस्वी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद की जनता ने वहां के सरकारी भवनों जैसे डाक, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पे कब्जा कर लिया और इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। इसके बाद शासन बोल्शेविक दल के हाथों में था, जिसका अध्यक्ष लेनिन था और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। इस प्रकार विश्व में पहली बार शासन सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गया। तो दोस्तों, इसके बाद जब रूस की सत्ता लेनिन और बोल्शेविक दल के हाथों में थी, तब उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं थी। सबसे पहले लेनिन ने जर्मनी से एक संधि की, जिसके तहत उसने रूस के 1/4 भूभाग को देकर विश्व युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके बाद लेनिन ने अपना ध्यान आंतरिक मामलों पर केंद्रित किया। तो इसी समय दोस्तों रूस में गृह युद्ध भी शुरू हो गया था और साथ ही साथ कई विदेशी राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे राष्ट्र यहाँ पर हस्तक्षेप करने लगे थे। लेकिन लेनिन ने इन्हें सफलतापूर्वक इनका सामना किया और इसी उद्देश्य से ट्राटस्की ने एक विशाल लाल सेना का गठन किया, जिसने विदेशी आक्रमणों का सामना डटकर किया और सफलतापूर्वक उसमें विजयी हुआ। इसके बाद दोस्तों रूस में एक चेका नामक एक पुलिस संगठन भी बनाया गया, जिसका काम छापा मारकर विद्रोहियों को पकड़ना था। तो इस तरह से लगभग एक तरह से कहें तो लेनिन रूस के जितने भी समस्याएं थी लगभग उन सभी को सुलझाने में सफल रहा। तो दोस्तों इसके बाद 1918 ईस्वी में विश्व के पहले समाजवादी देश रूस का नया संविधान बनाया गया। दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूस का संविधान कब बनाया गया, तो 1918 ईस्वी में। और जो नया संविधान बना था उसमें कई प्रकार की नए नियम बनाए गए थे, जिसमें कि रूस का नाम बदलकर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यानी कि USSR रखा गया था। और साथ ही जो नए राज्य थे उसमें प्रतिनिधि व्यवस्था की स्थापना की गई थी और जो राजनीतिक व्यवस्था का सबसे निचला स्तर था उसे सोवियत नाम की कई समितियां बनाई गई थी और साथ ही सभी सोवियत के सभी सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था।
और जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका शक्ति जो था वो एक निश्चित समिति के पास था जिसका अध्यक्ष लेनिन था, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव भी इसी समिति के द्वारा किया जाता था। और दोस्तों जो नया संविधान बना था उसमें 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी मजदूर थे जो कि उत्पादन कार्य करके अपना जीविका चलाते थे उन्हें मताधिकार दिया गया, और साथ ही साथ जो उत्पादन के साधन थे उन पर से निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया, और बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन, ये सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और साथ ही शिक्षा पे से चर्च का प्रभाव हटाकर शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से संविधान में नई नई जो नीतियां थी वो लागू की गई। इस तरह लेनिन ने रूस के शासन के नियमों में कई प्रकार के परिवर्तन किए। साथ ही उसने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया, और लाल झंडे जो वहां के अधिकतर जुलूसों में प्रयोग किए जाते थे उस पे हथौड़े और हंसुए का चिन्ह लगाया गया और उसे देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया। इसके बाद आगे चलकर वह झंडा साम्यवादी दल का प्रतीक बन गया। इसके बाद दोस्तों लेनिन के सामने एक प्रमुख समस्या थी भूमि वितरण की। उसने आदेश जारी किया कि बड़े भूस्वामी अपने भूमि को किसानों में वितरित कर दें। हालांकि किसानों ने उन भूमियों पर पहले से ही कब्जा किया था, लेनिन के आदेश ने उन्हें केवल वैधता प्रदान की। परंतु लेनिन के इस कदम की आलोचना की जाती है क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में भूमि को राष्ट्र की संपत्ति कहा जाता है। परंतु इसका जवाब देते हुए लेनिन ने कहा कि किसान जो थे वो बहुमत में था और बोल्शेविक दल अल्पमत में था, इसलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद दोस्तों लेनिन के सामने एक और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी उत्पादन को लेकर। इस समस्या को हल करने के लिए उसने रूस में युद्धरत समाजवाद को लागू किया, और लेकिन दोस्तों आगे चलकर इस नियम के कारण उसकी आलोचना की जाती है, भयंकर प्रतिक्रिया भी हुई थी। तो इसमें किया क्या लेनिन ने कि जितने भी मजदूर थे, श्रमिक थे, उन सभी पर अपना अधिकार कर दिया। उसने किसानों से जबरन जो उनका उत्पादन था वो छीनना शुरू कर दिया। तो इसी के भय से किसानों ने अपना जो उत्पादन था उसे जलाना शुरू कर दिया, जिससे कि आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या रूस में उत्पन्न हुई थी। उत्पादन का स्तर बहुत गिर गया था, भूखमरी की स्थिति आ गई थी, और विदेशी सहायता के बावजूद भी कई लोग भूख प्यास से मरने लगे थे। तो इस समस्या को हल करने के लिए लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसने आगे चलकर उत्पादन की समस्या को सुलझा दिया। तो आइए नई आर्थिक नीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, जबकि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। वह यह समझता था कि एक साथ पूरी समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या पूंजीवादी व्यवस्था से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। अतः उसने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति पारित की, जिसके तहत उसे कुछ मार्क्सवादी मूल्यों से समझौता करना पड़ा। आइए नई आर्थिक नीति की मुख्य बातों को जान लेते हैं। पहला, किसानों से अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगाया गया और बचा हुआ अनाज उनका था जिसका वो मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यानी खेती करने के लिए इसे किसानों को वितरित कर दिया गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। इसके साथ उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया और निर्णय लेने का अधिकार छोटे राज्यों एवं संस्थाओं को भी दिया गया। विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पे आमंत्रित किया गया। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए तथा ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता खत्म कर दी गई। इस नई आर्थिक नीति से लेनिन ने रूस में उत्पादन में कमी को नियंत्रित किया। इससे वहां पे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। परंतु लेनिन के इस कदम की आलोचना भी की जाती है, जिसका जवाब देते हुए उसने कहा, 3 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे चलने के बराबर है। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या सामने आई, जिसमें कई नेताओं के बीच संघर्ष चलता रहा और इसमें स्टालिन विजयी रहा। तो दोस्तों जब स्टालिन वहां का शासक बना तो उसने 1929 ईस्वी में
क्राटस्की को देश से बाहर निकाल दिया और साथ ही जितने भी जो नेता थे क्रांति से जो संबंधित थे उन्हें देश से बाहर निकाल दिया और साथ ही उसने भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रताएं छीन ली। और दूसरी तरफ जो कि रूस कमजोर देश था उसे स्टालिन ने विकसित कर एक शक्तिशाली और महान देश के रूप में सामने लाया। आइए अब हम रूसी क्रांति के प्रभाव को जान लेते हैं। पहला प्रभाव यह हुआ कि रूस की सत्ता का बागडोर पहली बार श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गया। इससे अन्य देश और राज्य भी प्रभावित हुए इस क्रांति से। अगला प्रभाव यह है कि इससे पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया, पहला पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। इसके साथ ही यूरोप भी दो भाग में बंट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। दोस्तों, रूसी क्रांति का अगला प्रभाव शीत युद्ध के रूप में सामने आया। मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है जिसमें पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों के बीच में लड़ाई हुआ था। तो पूंजीवादी दल का नेता जो था वो यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था और साम्यवादी दल का नेता सोवियत रूस था। तो इसके बाद रूसी क्रांति का अगला प्रभाव पूंजीवाद के नए रूप में सामने आया। जो लेनिन ने नया आर्थिक नीति बनाया था उसे कई पूंजीवादी देशों ने उसे अपनाया। इसके बाद रूसी क्रांति के कारण अफ्रीका और एशिया के कई देशों में उपनिवेश मुक्त भावना का प्रचार प्रसार हुआ और कई देशों ने स्वयं को उपनिवेश मुक्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। गुड बाय।